क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू टैलेंट एकेडमी। और ये लेक्चर नंबर 2 है और लाइट चैप्टर क्लास 10 का। और इसमें बेसिकली हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, क्या लाइट का स्पीड है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, डेंसर किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डील करेंगे, स्नेल्स रूल कैसे निकालते हैं, देन ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रिज्म क्या होता है, ये सब बातें होंगी। फिर बातें होंगी क्या लेंस क्या होता है, लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरा इमेज फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो लेक्चर नंबर 1 रिफ्लेक्शन पे जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उसके बाद यहां पर आए, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन में जानेंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास है, लाइट यहां से एंटर यहां से निकल रहा है तो बीच में तो कोई मीडियम आएगा ना। अगर मेरा हाथ यहां पर है और लाइट रे यहां से आ रहा है और यहां से जा रहा है तो बीच में जो लेंस है इसको बोलेंगे एक मीडियम, या हो सकता है हम पानी को लेके भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर जाने रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है, इट इज द ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। ये ट्रैवलिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इससे पहले जब रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही थी तो रिफ्लेक्शन में लाइट एक ही मीडियम में था, मतलब जिस मीडियम में लाइट था रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में आ रहा था। लेकिन यहां पर लाइट जो है वो एक मीडियम से जाकर के दूसरे मीडियम से निकलता है। बात समझ में आया आप लोग को। अब यहां पर क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दो मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होगा। लाइट जो है ये प्रोपगेट्स करता है और मूव करता है, प्रोपगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट यहां पर मूव करता है एक मीडियम से दूसरा मीडियम में, मतलब ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है बच्चों, तो इंटरफेस वो लाइन है जो दो मीडियम को बांटता है। तो अगर हम इस लेंस को देखें तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। यहां से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट जा रहा है। तो इंटरफेस बेसिकली है क्या, ये वो लाइन है जो सेपरेट करता है, ये वो सेपरेशन है ऑफ टू मीडिया, जब दो मीडियम को बांटा जाए। तो ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। तो लाइट ये हो गया नॉर्मल, पढ़ चुके हो। तो जब लाइट एक मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट, तब यहां पर लाइट रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ, हम लिखते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसके बारे में बातें होंगी जब वो ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ध्यान दीजिएगा यहां पर यहां पर ये बातें हो रही हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। समझिए बात को, हमारे पास बोलने को अब ये चीजें आएंगी कि फिनोमिना ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा। अब सवाल ये उठता है भाई साहब कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता क्या है। देखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम ये वो मीडियम है जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके। जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम है जिससे लाइट ट्रैवल कर सके, क्योंकि अगर आप ओपेक रख दोगे तो भाई साहब लाइट ट्रैवल नहीं ना करेगा। लाइट को ट्रैवल करवाने के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की आवश्यकता है जिससे लाइट ट्रैवल करेगा। अब दो टर्म्स आएंगे आपके, एक आएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम
ऑप्टिकल रेयर मीडियम आएगा और एक आएगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता क्या है और डेंसर मीडियम भी क्या होता है, समझेंगे बात को। देखिए, अब अगर मान लो ये एक रूम है, ये जो स्टूडियो है या रूम है, इसमें अगर लाइट ट्रैवल करे या हमको यहां से वहां जाना है तो हम मस्त चल जाएंगे ऐसे ही। लेकिन अगर यहां पर हम पानी भर दें तो मेरा स्पीड में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे पानी की जगह पे अगर जाम भर दें तो स्पीड और कम हो जाएगा। मतलब कि रेयर मीडियम की बात है तो यहां पे हम समझेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटा सा वॉल्यूम में कितना पार्टिकल्स मौजूद है, यहां भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटा सा मीडियम में कितना ज्यादा, तो यहां पर हाई होगा, यहां पर होगा, यहां पे होगा लो, मतलब लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहां पर हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके मौजूद रहेंगे। एग्जांपल में एयर ले सकते हैं हम लोग, इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग ले सकते हैं वाटर, हम ले सकते हैं ग्लास, हम ले सकते हैं डायमंड, जहां पर ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब भाई साहब ज्ञान की बात, ये जो ज्ञान की बात है इसमें समझेंगे कि अगर ज्यादा पार्टिकल्स है, अगर ज्यादा पार्टिकल्स है तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और लाइट को ट्रैवल करने में उतना ही दिक्कत होगा। ज्यादा पार्टिकल्स है तो डेंसिटी भी क्या होगा, मोर होगा, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा उतना ज्यादा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। यही कारण है कि डायमंड काफी ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर और ग्लास। ठीक है, अब बात करते क्या होता है वेलोसिटी में चेंज। ये वन शॉट वीडियो है, क्विक रिवीजन है आपके चैप्टर के ऊपर, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब समझिए हमारे पास जो टॉपिक है कि वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, तो समझिए जब लाइट, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो लाइट जो है वो ट्रैवल कहां से कहां कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और एक क्या है, लाइट जो है वो क्या ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अगर लाइट जो है वो ट्रैवल करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, कहां से कहां तक, रेयर से डेंसर मीडियम, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा इंटरफेस, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा रेयर मीडियम, ये रहा आपका डेंसर, ठीक है ना। ये रहा इंटरफेस, ये रहा नॉर्मल, ये रहा आपका डेंसर मीडियम, ये रहा आपका रेयर। ध्यान दीजिएगा इस पे। अब देखो लाइट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट, लाइट जा रहा है इसमें। अब बात यहां पर ये है कि जब लाइट ट्रैवल करेगा फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जब लाइट ट्रैवल करेगा फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर, रेयर से डेंसर में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, डेंसिटी अगर बढ़ा रहे कोई चीज का तो उसमें स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर यहां पर पूरा एयर हो तो आसानी से पास कर सकता है, बट यहां पर अगर वाटर हो तो पास करने में दिक्कत होगा, तो ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात समझ में आया कि नहीं। तो लाइट कहां बेंड करेगा जी, तो ये बेंड्स कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। वहीं पर अगर लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम
डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो क्या हो गया, अब डेंसिटी भाई साहब घट रहा है। डेंसिटी क्या हो रहा है जी, घट रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट मेरा इंक्रीज करेगा और लाइट जो है वो बेंड करेगा फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट क्या होगा, बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि स्पीड उसका बढ़ गया। तो यहां पर ये हो जाएगा। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो उसकी रफ्तार क्या, डेंसिटी देखो घट रही है ना, रेयरर में सॉरी डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि रेयरर में डेंसिटी कम होता है और डेंसर डेंसिटी ज्यादा होता है। डेंसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी घटेगा और ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में आएगा, डेंसिटी घटेगा, स्पीड जो है मेरा वो बढ़ेगा और ये मूव करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात क्लियर है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा रिफ्रैक्शन से। तो ये याद रखना क्या होता है इफेक्ट वेलोसिटी में और बेंडिंग में, कैसे लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल जब उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करा जाएगा। ये भी क्लियर था। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है आपका डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। जो मीडियम का डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उसमें लाइट की रफ्तार जो है वो उतनी ही कम रहेगी एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आया। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड क्या होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, डिनोट करते हैं इसको म्यू से। ये होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि कोई भी मीडियम, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मीडियम कितना डेंसर है, कितना डेंसर है ना, एयर के रेस्पेक्ट में। हम एयर लेके चलते हैं तो कोई भी मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में कितना डेंसर है उसको बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली इट इज अ रिलेटिव वैल्यू, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू। हम इसको एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू विच एक्सप्लेन जो हमें बताता है अबाउट द, which explains about the density of medium, which explains about the density of medium with respect to air। कोई भी मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा डेंसर है, या क्योंकि एयर सबसे ज्यादा रेयर मीडियम होता है तो उसके हिसाब से, जैसे कि अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि वाटर कितना डेंसर होगा, कितना डेंसर होगा एयर के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर वाटर निकालेंगे तो वो हो जाएगा वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आया कि नहीं। कोई भी मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयरर है विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अगर हम ग्लास का निकाल रहे हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर, डायमंड का निकाल रहे हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होगा। 1 का मतलब है इसको हम लोगों ने एज अ कन्वेंशन इस्तेमाल करा है, यानी की बात में ये एयर का 1 होगा। आप याद कर सकते हो वाटर का होता है 1.33 और 4/3, देन एयर ग्लास का हो जाएगा आपका 1.5 या फिर 3/2, याद रहेगा, और डायमंड का 2.42। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 ही बस याद करने हैं, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आने वाला है इससे। अब ये तो समझ में आ गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसके क्या रिलेशन है, इसके क्या रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम ये बोले आपको कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है जी, डेंसिटी। मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि डेंसिटी कोई मीडियम का बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा,
क्योंकि भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, कोई भी मीडियम कितना गाढ़ा है या कितना कम गाढ़ा है रेस्पेक्ट टू एयर, डेंसिटी बढ़ा दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि डेंसिटी बढ़ाने से रफ्तार घट जाती है। तो हमारे पास कमाल का रिलेशन आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की बात में इसको याद रखिएगा कि भाई साहब डेंसिटी बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा और वेलोसिटी जो है लाइट का वो घट जाएगा। तो डेंसिटी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो उल्टा किसके साथ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम बात करें म्यू ऑफ ग्लास उल्टा ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ एयर उल्टा ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, म्यू ऑफ वाटर उल्टा ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। सो अगर हम बात करें तो म्यू ऑफ म्यू2 बाई म्यू1 क्या हो जाएगा, v1 बाई v2। तो कभी कभी एक्स में एक्सप्लेन क्या आता है कि क्या एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेशियो ऑफ वेलोसिटी किसका, लाइट का, इन मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। पहला मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है दूसरे मीडियम के हिसाब से, उसे भी हम बता सकते हैं। एक और ज्ञान की बात में याद रखना, जितना टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, जितना टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना टाइम्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। जितना टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना टाइम्स आपका वेलोसिटी घटेगा। इसको समझाते हैं आपको। अब देखिए, अगर प्रश्न ये आ जाए, मान लेते हैं लाइट एयर है, म्यू एयर है और हमारे पास है म्यू वाटर, ठीक है। तो हम बोल देंगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर व रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। एकदम आसान है ना। हमें पता है कि एयर कितना होता है जी, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू मान लेते हैं, c हो जाएगा बाय v, यही फॉर्मूला होता है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है जी, c, इसको मान लिए c और इसको मान लिए v, क्योंकि म्यू एयर तो हमेशा क्या होता है 1, ये भी चलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एयर हो। अगर एयर ना हो, ग्लास और वाटर है, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर वेलोसिटी ऑफ ग्लास। कितना आसान तो है, कुछ हार्ड है क्या। अब एक क्वेश्चन पूछा आपके बुक में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का, किसका, डायमंड का, वो 2.4 है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, व्हाट डज इट मीन। तो देखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा डायमंड का, इसका मतलब है म्यू डी मेरा कितना है 2.4 है, तो इसका दो मतलब निकल के आता है। इट मीन्स दैट, पहला तो भाई साहब ये कि डायमंड जो है, डायमंड इज 2.42 टाइम्स डेंसर, है ना, डेंसर देन एयर। डायमंड जो है वो 2.42 टाइम्स क्या है, एयर के मुकाबले डेंसर है। और दूसरा ये निकल के आता है कि स्पीड जो होगा लाइट का डायमंड में, किसमें, डायमंड में, वो 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा देन इन एयर। ये चीज भी आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, भाई साहब एयर को तो हम म्यू1 मान के चले हैं ना, तो डायमंड 2.42 है, इसका मतलब डायमंड 2.42 टाइम्स क्या है, ज्यादा गाढ़ा है एयर के रिस्पेक्ट में। और गाढ़ापन जितना बढ़ेगा, अभी ज्ञान की बात में यह बोला गया था कि भाई साहब डेंसिटी जितना गुना बढ़ेगा उतना ही गुना वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। स्नेल्स लॉ के बारे में बातें भी होंगी, और स्नेल्स लॉ को थोड़ा अलग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? सबसे पहला लॉ जो बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है जो आ रहा है, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सारा लाइज ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा आपका नॉर्मल, ये मान लेते हैं μ1, इसको मान लेते हैं μ2। सपोज करते हैं μ2 ज्यादा है μ1 से, डेंसिटी बढ़ा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये R और ये हो गया I। दूसरा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्नेल्स लॉ ध्यान दीजिएगा। स्नेल्स लॉ बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल हमेशा सेम रहने वाला है। मतलब कि μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। मतलब कि μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R, जो कि एक कांस्टेंट है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि μ1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, μ2 को इससे मल्टीप्लाई। अब लिखना सिखाएंगे आपको, आप बस थोड़ा देर बनो, यहां पे समझ जाओगे कैसे लिखते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ angle of refraction, angle of refraction is constant, is constant। बात समझ में आया कि नहीं? इसे ही बोलते हैं। कैसे लिखते हैं? मान लो हमारे पास ऐसे तीन मीडियम्स हैं, μ1, फिर μ2 और फिर मान लेते हैं μ3 मान लेते हैं। आओ, लाइट ऐसे आया, डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर मान लेते रेयर कर दिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर आंसर कर दिए टुवर्ड्स नॉर्मल। इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये I है, ये R1 मान लो, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, R1, ये भी R1, ये ऑल्टरनेट है ना, सॉरी R2, R2, ये हो जाएगा E। ये बस समझाने के लिए आपको है, ठीक है। अब इस इंटरफेस में लिखेंगे ये इंटू ये, इसका रिफर ये इंटू ये, मतलब कि इस A पॉइंट पे क्या हो जाएगा जी, एट A। ध्यान दो, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R1 और साइन I बाई साइन R1 इक्वल टू μ2 बाई। आसान एकदम। अब इस पे आओ, पॉइंट बी पे आओ, ये इंटू ये और ये इंटू ये, मतलब μ2 साइन R1 इक्वल टू μ3 साइन R2। और क्या हो जाएगा जी, अगर देखें हम μ3 बाई μ2 इक्वल टू साइन R1 बाई साइन R2। यहां पे आ जाइए भाई, आ जाइए यहां पर, ये मल्टीप्लाई बाई ये μ3 साइन R2, क्या मान लो, μ4 मान लो उसको, है ना, इज इक्वल टू μ4 साइन E। हर बार बस यही करना है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ज्ञान की बात में लिखें, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ एंगल से। बस यही है। और हर समय दो पेयर तो रहेगा ना, बस वही करना, ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, यहां पर ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, यहां पर ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये चलते रहेगा। दिस इज द स्नेल्स लॉ। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन कोई डेविएशन नहीं होगा। उसके बाद प्रिज्म भी, उसके बाद हम ग्लास स्लैब भी पढ़ा देंगे आपको, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, बट नो डेविएशन। कंडीशन फॉर नो डेविएशन, प्रूफ के साथ, ऐसी बातें नहीं होंगी हवा में, प्रूफ होगा, विथ प्रूफ। ध्यान दीजिए कैसे। मान लो इसमें क्या होता है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, है ना, इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब कि ये रहा एंगल आपका सरफेस, यहां पर इंसिडेंस है आपका
इंसिडेंट रे है। तो अगर इंसिडेंट तो ऐसे चल जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे, अच्छा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये होता है, पढ़ा चुके हैं पहले भी आपको, इससे पुराने लेक्चर में दिया गया है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल। और भाई साहब नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है इंटरफेस के, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस और आई भी मेरा परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। बात समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, इसी को नॉर्मल भी बोलते हैं, है ना। तो आपको क्लियर आई का वैल्यू कितना मिल गया, 0 डिग्री, क्योंकि देखो आई जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 0 डिग्री है ना। तो अब लगाते हैं μ1 मान लेते हैं, μ2 मान लेते हैं, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, साइन आई तो भाई साहब साइन 0, μ2 साइन आर इक्वल टू ये जाएगा 0/μ2 मतलब 0, तो आर भी हो जाएगा मेरा 0। बात समझ में आया, तो ये अनडेविएटेडली पास कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, ये भी हो गया। अब ग्लास स्लैब की बात कर लेते हैं, कैसे ग्लास स्लैब में क्या होता है। अब देखो ग्लास स्लैब, ध्यान से देखिएगा, ग्लास स्लैब देखिए ध्यान से, ये रहा आपका ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ये पहला इंटरफेस, ये μ1 और ये μ2 है ना, बात समझ में आया। फिर ये μ1, ये एयर है, ये है आपका एयर, ये है आपका ग्लास, ये फिर आपका ग्लास ही चल रहा है, ये हो गया आपका एयर। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल है, लाइट आया, क्या हो जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड किया, फिर क्या हो जाएगा, ये आर तो ये भी आर, इट नाउ बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो जाएगा, इमरजेंट, EMERGENT, इमरजेंट रे, और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट ना, ये था आपका नॉर्मल या ओरिजिनल इंसिडेंट, ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल, ये हो गया इमरजेंट। यहां पर यूज करेंगे तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, यहां इस्तेमाल करेंगे μ2 साइन आर इक्वल टू μ1 साइन ई, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, ये वो डिस्टेंस है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट सुन लो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे और कितना वो शिफ्ट हो गया है, इसको लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। अगर यहां पर ग्लास स्लैब ना होता तो ये सीधा चला जाता, ग्लास स्लैब की मौजूदगी में ये अपना पाथ को डेविएट कर ले रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, ग्लास स्लैब की मौजूदगी में वो अपना पाथ क्या कर ले रहा है, क्या कर ले रहा है, वो शिफ्ट कर ले रहा है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट, हम जानते हैं ना, हमें ये मालूम है कि जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है टू, देखो है ना, इंसिडेंट रे। इसे प्रूफ करते हैं, आसान है जी एकदम। देखिए हमारे पास μ1 साइन आई इक्वल टू क्या हो गया, μ2 साइन आर, यहां क्या हो जाएगा, μ2 साइन आर इक्वल टू μ1 साइन ई, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, μ1 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन ई, ये भी क्लियर, साइन आई बराबर साइन ई और आई बराबर ई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस अगर इक्वल हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल। तो इससे क्वेश्चन पूछता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये शिफ्ट है, ये डिस्टेंस है बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल या ओरिजिनल इंसिडेंट रे के बीच में क्या दूरी था, कितना वो शिफ्ट कर गया, और जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत बच्चा लोग, क्लियर है।